एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ढूंढने के लिए उसके घर जा रहा है, लेकिन ये क्या, रास्ते में 2 लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। गाड़ियों में इंसान तो है पर वो एक ही जगह पर रुकी पड़ी है। शहर जल रहे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कहानी शुरू होती है एकदम शुरू से। हम एंजेलिना को देखते हैं जो मां बनने वाली है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि विल से कहती है वो जाकर उसके पेरेंट्स से बात ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके, क्योंकि कुछ साल पहले उसके पेरेंट्स से उसकी थोड़ी झड़प हो गई है। अब शराब के नशे में तब से ही एंजेलिना के पेरेंट्स की नजरों में विल की इमेज कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन अब इन्हें शादी करनी है तो उसके लिए उसे बात तो करनी पड़ेगी। इसीलिए कुछ दिन के बाद, गैप के बाद, वो फैसला करते हैं कि वो उसके माँ बाप के पास जाएंगे और उनसे आराम से बात करेंगे। अब जब जाने का समय आया तो एंजेलिना उसे काफी समझाती है कि तुम्हें ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है, और हाँ हो सके लास्ट इंसिडेंट के लिए माफी मांग लेना, और शराब तो बिल्कुल पीकर मत जाना। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद वो फ्लाइट में बैठ गया और कुछ समय के भीतर पहुंच गया एंजेलिना के डैड के पास, जो असल में एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है। अब आप समझ सकते विल की हालातों को देखकर बेचारे वो किस तरह इन चीजों को संभालते होंगे। अब रात के खाने पर एंडरसन और वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। उस दौरान विल बताता है कि एंजेलिना प्रेग्नेंट है और हम शादी करने वाले हैं, जो सुनकर वो खुश हुए। पर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम दोनों कोई घर लेने वाले हो अपना खुद का। तो वो बोला कि हाँ। तो एंडरसन का कहना है कि वो इसमें कुछ मदद करने की सोच रहा है, पर हाँ एक शर्त है उसकी, अगर आगे चलकर उन दोनों के भीतर कुछ भी अनबन हुई तो वो उस घर को अपना क्लेम नहीं करेगा। विल हंस पड़ा और कहा कि नहीं, मैं और वो हम दोनों ही सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं, और उसके लिए हमने सेव करना भी शुरू कर दिया। यहाँ उन दोनों के बीच में वही होना शुरू हो गया जिस बात का थोड़ा अंदेशा पहले ही हो चुका था। दरअसल एंजेलिना के डैड थोड़े अकड़ू किस्म के हैं। जब विल ने उनसे कहा कि वो खुद करेंगे तो वो भड़क गए, क्योंकि उन्हें विल एक गैर जिम्मेदार आदमी लगता है। खासकर उस इंसिडेंट के बाद और भी ज्यादा इसी चक्कर में फिर बात बिगड़ गई और विल आधे खाने पर ही उठकर खड़ा हो गया। रूम में जाने पर विल एंजेलिना से वीडियो कॉल पर बात करता है। उस दौरान हमें पता चला कि अभी तक उसने उसके पेरेंट्स से शादी की बात नहीं की है। क्या ये सच है? क्योंकि हमने तो सुना था, हो सकता है कि वो झूठ कह रहा हो या फिर हमने गलत सुना हो। अचानक से उधर एंजेलिना की तरफ से थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने लगता है और कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, पर वो क्या था इतने पूछने से पहले फोन कट हो जाता है। हो सकता है कि कोई डोर पर आया हो। फिलहाल अब यहाँ बात नहीं बनी, इसीलिए विल अगले दिन सियाटल की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक एक एक करके सारी फ्लाइट कैंसिल होने लगती है, जो देख विल घबरा गया। सोचने लगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पहले तो वहां खड़े लोगों को लगा शायद हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी न्यूज चैनल में देखा कि सियाटल और अमेरिका के हर शहर में तेज भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें कई लोगों की जान ही गई है। इतने में पूरे एयरपोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। ये देखने के बाद अब जितने भी लोग थे वहां पर मौजूद थे, उन सभी में पैनिक पैदा शुरू हो जाता। हर किसी को लगने लगता है कि अब शायद अंत करीब है, इसीलिए वो फौरन अपने को फोन करना शुरू करते हैं। विल भी एंजेलिना को कॉल लगाने की जी जान कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सिर्फ वो ही नहीं था जिन लोगों को अपने सियाटल में रहते हैं उनमें से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसीलिए विल अब दोबारा से एंजेलिना के मॉम डैड के पास पहुंचता है, उन्हें सब कुछ बताता है। वो भी कहते हैं कि हमने भी उसे कई बार कॉल लगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस दौरान विल ने बताया कि मेरी उससे जब आखिरी बार बात हुई तो मैंने कुछ आवाजें सुनी उसकी तरफ से, जैसे कुछ फट रहा हो। ये सुनकर एंडरसन घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। अब इसीलिए वो सुझाव देता है कि हम ड्राइव करके सियाटल जा सकते हैं, लेकिन असल में ये जितना सुनने में आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि सियाटल यहाँ से तकरीबन 3000 मील की दूरी पर है और अभी इस समय तो काफी मुसीबत भी मिल सकती है। लेकिन एक पिता और पति के लिए, दोनों के लिए एंजेलिना बहुत कीमती है। उन्हें किसी भी तरह करके उसे सेफली यहाँ लेकर आना होगा, इसीलिए ये लोग उसी समय कार लेकर निकल गए। बस इनके दिमाग में यही था कि जितनी जल्दी हो सके सियाटल पहुंच जाए, ताकि सब कुछ बिगड़ने से पहले वो सही सलामत एंजेलिना को वापस ला सके। पर ये भूल रहे हैं कि यहीं से तो इस कहानी का आरंभ हुआ था, क्योंकि यहीं से इन्हें वो सारी चीजें देखने और समझने को मिली जिस चीज से अभी ये अनजान थे। एंडरसन फौरन उसे अपनी कार में बैठाता और निकल जाता है बॉर्डर की तरफ। इस बीच शहर के हालातों को देख कैसे सड़कों पर लोगों की भीड़ ने जमावड़ा कर लिया है। हर तरफ बस हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही है। जो कोई जहां है वहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब यहाँ भी वही हालात होने वाले हैं जो अमेरिका के बाकी शहरों में हुए थे। ये दोनों ही पेट्रोल पंप पर पहुंचे ताकि रास्ते के लिए ज्यादा से ज्यादा डीजल को स्टोर कर सके। उसी दौरान वहां खड़े कुछ लोगों से विल की भिड़ंत हो जाती है, क्योंकि उसने उनके साथ आए लड़कों को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। हालांकि पहले वो लड़की आई थी विल के पास, अब उन्हें यह बात कौन समझाए। वो सभी विल के साथ हाथापाई करने लगते हैं। तभी एंडरसन आकर उनके सामने ढौस जमाता है, जिससे वो सभी डर के मारे भाग जाते हैं। आर्मी वाले की बात ही अलग होती है। ये दोनों ही बॉर्डर के पास पहुंच गए, लेकिन किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आगे उनके हिसाब से सड़कें टूट चुकी है और ये भी हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए। पर एंडरसन ऑफिसर को समझाता है कि उसने इस देश के लिए अपनी जिंदगी के 24 साल दिए और अभी उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना है। बस उसे एक फेवर मांग रहा है, वो उसे जाने दे।
बड़ी देर बाद वो ऑफिसर मान जाता है क्योंकि उनके अंदर आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट होती है, पर वो उसे जाते समय एक चीज कहता है, किसी भी अनजान पर भरोसा मत करना क्योंकि सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। दोनों इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब अंधेरा होने को आ गया है, इसीलिए उन्होंने स्पीड को कम कर ली। पर तभी पीछे इनकी पुलिस की कार लग गई और इन्हें मजबूरन कार को रोकना पड़ा। वो कोई शेरिफ नहीं था बल्कि एक चोर था जिसने पुलिस की कार को चुरा लिया। अब इनके पीछे पड़ा है ताकि कार को भी खुद का बना ले और जो जो इनके पास है सब लूट ले। विल उसे समझाने की कोशिश करता है, ऐसे समय में किसी को कहाँ कुछ समझ में आएगा, उसे तो बस जितना ज्यादा समय लूटना है क्योंकि अब उसे भी नहीं पता कि चीजें बद से बदतर होने वाली है। दरअसल अभी तो सिर्फ भूकंप ही आया है, लेकिन अभी तो कुछ और भी आने वाला है जिसका अंदाजा इन सभी को दूर दूर तक नहीं है। विल उससे बात कर रहा होता है कि तभी एंडरसन कार को रिवर्स करके उसे टक्कर मार देता है, जिससे वो गिर पड़ा। इतने में फौरन कार में आकर वो बैठ गया और एंडरसन कार को फुल स्पीड में भगाना शुरू करता है। दोनों की तरफ लगातार गोलियां चल रही थी, पर विल को तो रिलोड करना ही नहीं आता। तो एंडरसन ने उसकी मदद की और उसे बताया कि ऐसा करो। उसके बाद उसने कई गोलियां उसके विंडशील्ड पर मारी, जिससे स्पीड कम हुई, परंतु ज्यादा स्पीड के कारण इनके साथ एक बुरी चीज हो गई। इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे पहले कि ये लोग अपनी कार से बाहर निकल पाते उतने में वो लुटेरा इनके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज तो हमें पता चल गई है, कोई पैदाशी लुटेरा या फिर चोर नहीं होता, उसके हालात ये काम उसे करने पर मजबूर करते हैं। इस शख्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्योंकि शक्ल से बिल्कुल लुटेरा नहीं लग रहा था। खैर ये तो हमें बाद में पता लगेगा कि ये कौन है, पर फिलहाल अभी वो बंदूक की नोक पर इन दोनों को बाहर आने को कहता है और इस बात से एंडरसन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बाहर आकर उसे खूब पीटता है, इतना कि वो बेहोश तक हो जाता है। इनकी कार जो थी वो टक्कर की वजह से खराब हो गई है। वो उसी कार से उसे टो करते हुए आगे बढ़ते हैं। उजाला हुआ तो इनके सामने एक गैराज दिखा जो शायद एक लड़की चला रही थी। अंदर जाकर विल ने कहा कि उन्हें अपनी कार ठीक करवानी है। कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ भी हर जगह की तरह संसाधनों की बेहद कमी थी, यानी रिकी के पास वो पार्ट नहीं थे जिससे कि वो उसकी कार को ठीक कर सके। लेकिन हाँ, वो इतना तो कर देती है कि उनकी कार चलने लायक हो। तभी हम वहां बैठे हुए कुछ लोगों के पास रखे रेडियो पर सुनते हैं कि अब बाहर के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि यहाँ सिर्फ भूकंप के झटके। वेस्टर्न एरिया में लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी फट चुका है, जिसके चलते पूरी जगह पर रेडिएशन फैल चुका है और वो कितनी दूर तक जाएगा किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि अभी तकरीबन 2 मिलियन लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा, कहां जाकर रुकेगा, उन्हें नहीं पता। ये सारी जानकारी सुनने के बाद वहां बैठे जितनी भी लोग थे, कोई डरा हुआ था, पर दूर खड़े 2 लोग ज्यादा डरे थे क्योंकि उन्हें पता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वहां ऐसी चीजों का सामना उन्हें करना पड़ सकता। इस बीच हम देख पाते हैं एंडरसन की पसली टूट चुकी है, जिसके चलते वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। उस हादसे के दौरान उसके साथ ये कांड हुआ था, पर वो ये बात किसी को बताता नहीं। उधर रिकी उनकी कार को ठीक कर देती है, पर अब ये दोनों से कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारे लिए बेहतर होगा क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में अगर हमारी कार दोबारा खराब हो गई तो हमारे पास तुम होगी जो इसे ठीक कर दोगी। रिकी तुरंत मना कर देती है, भला वो 2 अनजान लोगों के साथ क्यों जाएगी। ऊपर से वो लोग जिस कार में कल आए थे उस पर गोलियों के निशान थे, हो सकता है कि वो गलत लोग हो, इसीलिए वो इनकार कर देती है। तो एंडरसन उसे बताता है, तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक रिटायर आर्मी जनरल हूँ। तुम यहाँ अकेले सेफ नहीं हो, अगर हमारे साथ रहोगी तो हम खुद को बचाने से पहले तुम्हें बचाएंगे, ये मेरा वादा है। रिकी थोड़ी देर रुकी और फिर हाँ कह दिया क्योंकि उसे इन दोनों के बर्ताव से अंदाजा हो गया कि ये अच्छे घर के लोग हैं। जाने से पहले इन्होंने कुछ खाने पीने के सामान को अपने साथ रख लिया, कुछ पेट्रोल के टैंक, ताकि बीच में उन्हें अब कहीं ना रुकना पड़े। रिकी ने इन्हें सुझाव दिया, हमें पीछे टेल लाइट पर ब्लैक टेप लगा देना चाहिए ताकि रात के समय पर जब हम लाइट को ऑन करें कोई भी हमें पीछे से फॉलो ना कर पाए। उन्हें ये बात सही लगी, इसीलिए वो टेप को लगा देते हैं, फिर निकल पड़ते हैं अपनी इस खतरनाक सफर के लिए। तीनों लोग ने एक लंबा सफर तय कर लिया होता है, पर तभी कुछ दूर जाकर इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे मानो कोई इनका पीछा कर रहा हो। इसीलिए ये लोग अपनी कार को एक कॉर्नर में ले जाकर खड़ा कर देते हैं ताकि वो कार आगे निकल सके। पर कुछ ही देर के बाद वो आगे जा रही कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे गए, पर एक बंदा जिंदा था, पर उसकी हालत अब मरने वाली थी। ये तीनों उनके पास गए, तभी वहां पर एक और कार आ गई। ये फौरन अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं क्योंकि वो लुटेरे थे और इन लोगों के साथ एक लड़की भी है, इसी के साथ इन्हें सावधानी बरतनी होगी। लेकिन रिकी इस बात से नाराज थी, वो उसकी जान बचा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एंडरसन उसे बताता है कि वो लोग लुटेरे थे, हम उसकी जान बचा भी लेते तो कुछ ही मिनट तक जिंदा रहते हैं क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका है। रिकी शांत हो गई, पर कुछ देर बाद उसने विल को अपना कैंपस दिखाया जो अब काम नहीं कर रहा था। ये बात उन्हें बेहद अजीब लगती है क्योंकि भला कैंपस काम करना कैसे बंद कर सकता है? क्या सच में इतनी बुरे हालात हो गए हैं? ये लोग एक जगह पर रुककर कार में फ्यूल डालने लगते हैं। उस दौरान विल ने देखा कि आसमान कुछ अजीब तरह का हरकत कर रहा है। पूरे घने और काले बादल में एक जगह पर रोशनी हो रही है जैसे मानो वहां दिन हो रहा हो। तभी अचानक इनसे थोड़ी दूरी पर बिजली आकर गिरी, जो देखिए फौरन कार में बैठे और वहां से आगे निकल गए। लेकिन धीरे धीरे करके मौसम खराब होने लगा है।
ऊपर से तो इनके रास्ते में बिजलियां तक गिरने लगी है, इसीलिए विल कार को एक ब्रिज के नीचे रोक दे, वरना ऐसे में उनके ऊपर बिजली गिर सकती है। ऐसे मौसमों से पहले कभी नहीं देखा, कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है जो इन तीनों की समझ से परे है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा है और इसी दरमियान वहां के हालातों को ये बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं। इन लोगों को अब घर से निकले हुए 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। जो कुछ भी सामान वगैरह था सब कुछ खत्म होने को आ गया है। इसीलिए विल अब बीच रास्ते में पड़ने वाले अपने एक दोस्त के घर रुकता है, पर वो देखता है कि अब वहां टाउन के लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि सरकार अब उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। जब ये लोग एडम की पत्नी से मिले तो उसने बताया कि एडम भी 3 दिन से घर नहीं लौटा है। काम के सिलसिले में वो बाहर गया था, लेकिन फिर उसका कोई अता पता नहीं था। उसकी पत्नी बहुत रोती है तो विल उसे समझाता है उसकी भी पत्नी का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पास एक उम्मीद है कि वो मिल जाएगी, तो उसे भी उम्मीद रखनी चाहिए। वो लोग उसके घर से कुछ पानी वगैरह लेते हैं और फिर निकल जाते हैं, लेकिन अभी पेट्रोल की कमी थी जो बीच रास्ते में वो पूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ मील के बाद इनके सामने एक वाटर पार्क आता है जिसके बाहर काफी गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से ये लोग पेट्रोल निकालना शुरू करते हैं। लेकिन जब उसे उठाने की बारी आई तो एंडरसन उसे उठा नहीं पा रहा था। हमें तो पता है कि उसकी पसलियां टूट चुकी है, लेकिन बाकियों को इस बारे में नहीं पता। लेकिन आज उन्हें भी पता चल गया कि उसकी पसलियों में तकलीफ है, पर कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि अभी उन्हें यह अच्छे से मालूम है पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। चलते चलते एक और रात आ गई। अब रास्ते की हर एक मोड़ पर ढेरों लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास ना ही खाने को कुछ है ना ही पीने को है। इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो उन्हें खाने पानी की जरूरत है, और वो अभी जंगल में ही मिलेगा। इतने में इनके सामने एक औरत आ गई जो मदद की गुहार लगा रही थी। एंडरसन बाहर आया, उसे पीने को पानी दिया, लेकिन ये तो एक चाल थी। वहां उस औरत के साथी पहले से बंदूक लेकर तैनात थे, जिन्होंने समय देखते ही इन पर बंदूक तान दी और इनके जितने भी सामान थे सब लूट कर फरार हो गए। पर एंडरसन इतनी आसानी से जाने नहीं देगा उन्हें, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ गया और खूब फायरिंग की उनकी कार पर, जिससे कि वो पलट जाती है। लेकिन आग लगने से पहले वो फौरन उनकी कार से अपने पेट्रोल कैन को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद एक तेज धमाका होता है और वो सभी मारे जाते हैं। रिकी के दिमाग पर इन सब चीजों का बहुत गहरा असर पड़ रहा था, इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो इन लोगों के साथ आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी वजह से उसकी भी जान खतरे में आ गई है। हालांकि विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे तो हमें बस अपना बचाव किया है, परंतु रिकी ने अब मन बना लिया है कि वो इनकी नहीं सुनने वाली, इसीलिए वो बिना बताए कहीं चली जाती है। हालांकि विल उसे ढूंढता है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। इधर एंडरसन के हालात अब बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि पसलियां टूटने के कारण उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी है, और जो पसली टूटी है वो उसके लंग्स में भी जा घुसी है, जिसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब विल उसकी मदद करता है और उसके सीने में एक छेद करके उसे सांस लेने में मदद करता है। इसके बाद दोनों में काफी अच्छी बातचीत होती है। आज पहली बार एंडरसन उसे अच्छे से बात करता है, कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुम मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे हो और तुम एक अच्छे पिता भी बनोगे। यह हमें पता चलता है कि विल ने पहले ही बता दिया था कि वो बाप बनने वाला है। अब विल एंडरसन से वो शराब वाली बात के लिए माफी मांगता है और वो माफी कर देता है। समय के साथ अब इनका सफर और ज्यादा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि अब एंडरसन की हालत ठीक नहीं थी, उसकी ब्लीडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इतने में इन लोगों पर कुछ हमला हो जाता है, जिनसे लड़ने के चक्कर में उसे और दर्द बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए अपने आखिरी समय पर वो विल से एक वादा करने को कहता है कि वो उसकी बेटी को हमेशा उसका ध्यान रखेगा। वो वादा करता है, उसी समय एंडरसन अपना दम तोड़ देता है। ये सफर दोनों के लिए बहुत ही भावुक था, क्योंकि इन 4 या 5 दिनों में उन्होंने एक दूसरे को जाना था, जो पिछले 6 साल में वो जान नहीं पाए। अब आगे जाने के बाद कार खराब हो जाती है, इसीलिए विल उसे आग लगा देता है ताकि एंडरसन की आत्मा को शांति मिल सके। अब वो पैदल आगे बढ़ता है। हालांकि कुछ दूरी पर उसे एक परिवार मिल जाता है जो किसी सेफ जगह के लिए जा रहा था। उन्होंने विल को बैठा लिया और पूछा कि उसे क्या लगता है ये सब कैसे शुरू हुआ होगा। उसने बताया कि ये सब कुछ लॉस एंजलिस से शुरू हुआ था, वहीं से चीजें धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुई, फिर इतनी बढ़ गई कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। ये लोग विल के डैड के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जरूरत का सारा सामान था, जो देख विल ने उस परिवार से कहा कि वो लोग यहाँ पे सेफ है और उन्हें खाने की भी कमी नहीं है, पर उसके बदले में उन्हें अपनी कार उसे देनी होगी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकला है। वो मान गया और उसे अपनी कार दे दी। अब जब विल सियाटल पहुंचा तो वहां के हालातों को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका था। हवा में रेडिएशन फैल चुका था, ऐसा लग रहा है मानो न्यूक्लियर बम यहाँ फटा हो। हर तरफ बस धुआं ही धुआं था। इन चीजों के बीच वो फाइनली अपने घर पहुंचा, पर वो भी गिरने की हालात में थे। लेकिन वहां उसे एक मैसेज मिला जो एंजेलिना ने लिखा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उसने अपनी लोकेशन लिखी थी जहां वो जाने वाली है, इसीलिए अब विल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता जंगल की ओर जाता है, जहां पर फाइनली उसे एंजेलिना मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एंजेलिना बताती है कि हेनरी के साथ वो आई थी यहाँ पर, जो उसका पड़ोसी था। विल उसका शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी पत्नी की जान बचाई। हम हेनरी के अंदर किसी चीज का गुस्सा देखते हैं। शायद वो ये नहीं चाहता था जो अभी हुआ है, यानी कि वो ये नहीं चाहता कि विल यहाँ तक आए, क्योंकि एंजेलिना उसे पसंद थी।
इसीलिए उसने एक चाल चली। अगले दिन वो विल को लेकर जंगल में गया ताकि उसे मार सके, लेकिन उससे पहले उसे विल मार देता है उसे शूट करके, क्योंकि वो उसी रात में समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतने में वहां पर तेज भूकंप आने लगते हैं, जिसके चलते वो जगह किसी रेत के तूफान की तरह बन जाती है। विल फौरन एंजेलिना को कार में बैठाता और फुल स्पीड में उसे लेकर भागता है, पर कहां तक भागेगा, इस दुनिया से थोड़ी वो बाहर चला जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों बच पाएंगे या नहीं? क्या इन्हें किसी बंकर की तरफ रुख करना चाहिए? इस समय पर सबसे अच्छा उपाय तो वही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में ये दूसरे देश द्वारा किया गया न्यूक्लियर हमला था अमेरिका में? इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।